हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग कैल्शियम धातु के ऊपर महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है। तो सारे सवालों को जो मैं करवाने वाला हूँ उसको ध्यान से देखना। बहुत सारे सवाल इस टॉपिक से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हर एक सवाल आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरे वीडियो को। पिछले वीडियो में मैंने आपसे ये सवाल पूछा था, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, यानी इन 4 प्रकार के ईंधनों में से कौन सबसे कम प्रदूषण फैलाता है। तो डीजल, कोयला, मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन, ये सब तो काफ़ी फेमस है प्रदूषण फैलाने के मामले में। हम आजकल जो भी नए नए तरीके के फ्यूल ढूंढ रहे हैं ना, वो इन सब से ही पार पाने के लिए ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये सारे जो है ना, डीजल, कोयला, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, ये सब बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन प्रदूषण जो है वो नहीं के बराबर फैलाता है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। आज का जो हमारा सवाल है वो है ये, निम्न में कौन आंसू गैस का मुख्य घटक है। इनमें से कौन है जो आंसू गैस का मुख्य घटक है। एथेन है, एथेनॉल है, ईथर है, क्लोरोपिक्रीन है। अगर आपने इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले जो वीडियोज हैं, 4 वीडियोज अगर आपने देखे होंगे तो आप इस सवाल को आसानी से कर दोगे। इनमें से बताना है कि कौन आंसू गैस का, टीयर गैस का मुख्य घटक है। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, एसएससी में ये सवाल पूछा गया था। अब आते हैं आज के टॉपिक के पहले सवाल पर। कैल्शियम के बारे में कौन गलत है। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है और परमाणु भार 40 है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है, परमाणु भार 40। अच्छे से ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह एस ब्लॉक का तत्व है। अगर आप आवर्त सारणी को उठाकर देखो तो एस ब्लॉक के अंदर आपको 2 ग्रुप्स मिलते हैं। एस ब्लॉक के अंदर आपको 2 ग्रुप्स मिलते हैं। यह हमारा ग्रुप नंबर 1 है और यह हमारा ग्रुप नंबर 2 है। तो यहां पर आपको मिलेगा ग्रुप नंबर 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। और यहां मिलेगा आपको लिथियम, इसके ऊपर हाइड्रोजन होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो ये दोनों ही जो ग्रुप्स हैं ये एस ब्लॉक के अंदर आते हैं। तो इनमें से किसी भी तत्व के बारे में आपसे पूछा जाए तो आंसर आपका एस ब्लॉक ही होगा। जो ग्रुप नंबर 1 के सारे तत्व हैं, देखो एस ब्लॉक के अंदर सारे के सारे धातु हैं, तो आप तत्व बोल दो या फिर धातु बोल दो। तो ग्रुप नंबर 1 के अंदर जो सारे धातु हैं उसे बोलते हैं क्षारीय धातु, अल्कली मेटल्स। और ग्रुप नंबर 2 के जो तत्व हैं उसे बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो कैल्शियम ये ग्रुप नंबर 2 ही के अंदर आएगा, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 2 8 8 2 हो जाएगा। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 2 8 10 10 8 18 और 2 20। अगर आपने एनसीईआरटी सीरीज के अंदर आवर्त सारणी वाला वीडियो देखा होगा, चैप्टर देखा होगा, तो वहाँ मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है, कोशों की संख्या जितनी होती है आवर्त संख्या उतनी ही होती है। कोशों की संख्या यहाँ 4 है। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, चौथे में 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल 4 कोश है, 4 कक्षा है, 4 शेल्स हैं। तो ये जो कैल्शियम है ये हमारा आवर्त 4 का तत्व है, यानी कि पीरियड नंबर 4 का तत्व है। बाह्यतम कोश में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही ग्रुप संख्या हो जाते हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में है तो ग्रुप नंबर 1। इनमें से कोई भी आप तत्व उठा लो, इनके बाह्यतम कोश में आपको 1 ही इलेक्ट्रॉन दिखेगा। इनमें से कोई भी तत्व उठा लो तो इनके बाह्यतम कोश में आपको 2 ही इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। तो यहाँ देखो, एक एग्जाम्पल के तौर पर देख भी सकते हो, कैल्शियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये समूह 2 का तत्व हुआ। मान लीजिए 2 से ज़्यादा है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन है या 5 या 6 या 7 या 8 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे केस में आप क्या करेंगे, 10 जोड़कर आंसर बताएंगे। जैसे मान लो एक तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 7, ये है, ठीक है। क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या करेंगे, 2 से ज़्यादा है तो हम इस 7 में 10 जोड़ेंगे, तब बताएंगे कि ग्रुप नंबर ये 17 का तत्व है। तो ये है आपका क्लोरीन, जो कि हैलोजन है और ग्रुप नंबर 17 का तत्व है। तो इस प्रकार से आप आवर्त संख्या और समूह संख्या बता सकते हो। यहाँ देखो लिखा हुआ है यह आवर्त 3 का तत्व है, तो ये गलत हो जाएगा, ये आवर्त 4 का तत्व है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा, ये गलत है।
निम्न में कौन कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक है? तो कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक होता है Ca, ठीक है, Ca, कैपिटल C स्मॉल a, तो बी हमारा आंसर। कैल्शियम और अम्ल के अभिक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? लेड वाले टॉपिक के ऊपर जब मैंने वीडियो बनाया था वहाँ मैंने आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज दिखलाया था, धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी। वहाँ मैंने आपसे कहा था कि हाइड्रोजन के ऊपर जो भी मेटल्स आपको दिख रहे हैं ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। और यहाँ पर अम्ल जब हम बोलते हैं ना तो हमारा मतलब होता है डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ज़्यादातर हम यही मानकर चलते हैं अगर केवल यहाँ पर अम्ल लिखा है तो। बाकी अगर सांद्रित है, सांद्र HCl है, H2SO4 है या फिर HNO3 है, उस केस में रिजल्ट थोड़ा कुछ और आ सकता है। लेकिन आपसे एग्जाम में अगर सवाल ऐसे पूछ दें कि अम्ल से अभिक्रिया करके या फिर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से या फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से, और ज़्यादा चांस इन्हीं के हैं कि आपसे पूछे जाएंगे, तो आंसर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। और इससे नीचे वाले जो भी तत्व होंगे वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करवा पाएंगे अम्ल से अभिक्रिया करके। इससे ऊपर वाले सारे के सारे कर देंगे। हाइड्रोजन से ऊपर जो भी आपको दिख रहे हैं सारे के सारे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करवा देंगे अम्ल से अभिक्रिया करवा करके। कैल्शियम अभिक्रिया करता है, ये चीज़ भी मैंने आपसे चर्चा किया हुआ है उसी वीडियो में कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये ठंडे जल से, गर्म जल से और वाष्प के साथ, तीनों के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेते हैं, तो डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कैल्शियम और जल के अभिक्रिया के संदर्भ में कौन असत्य है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। आपने अभी देखा कि पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम ये तीनों आसानी से ठंडे जल, गर्म जल और वाष्प तीनों के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। यहाँ कैल्शियम के बारे में हमें बताना है। कैल्शियम जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा, तो ये सही है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण यहाँ पर होगा। यह अभिक्रिया अत्यंत तीव्र होती है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा सही नहीं होगा। देखो पोटेशियम और सोडियम के साथ जो अभिक्रिया होती है वो अत्यंत तीव्र होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है, अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। यहाँ पर बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, बहुत सारी ऊष्मा निकलती है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस ये जो है ज्वलनशील गैस है, तो इस ऊष्मा के कारण क्या होता है कि इस हाइड्रोजन गैस में आग पकड़ लेता है। तो कभी आपसे मान लो एग्जाम में ये पूछ दे कि कौन सी धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया करने पर उसमें आग पकड़ लेती है, तो विकल्प में देखना आपको पोटेशियम या फिर सोडियम, इन दोनों में से कोई एक आपको दिख जाएगा। कैल्शियम के साथ जब अभिक्रिया होती है ना, उसमें भी ऊष्मा निकलती है, हाइड्रोजन गैस यहाँ भी उत्पन्न होती है, लेकिन ये ऊष्मा उतनी नहीं होती कि हाइड्रोजन गैस को जला सके, यानी कि आग पकड़ ले। तो ये जो है वायलेंट रिएक्शन नहीं है, यह अभिक्रिया अत्यंत तीव्र होती है, ये कहना गलत हो जाएगा। हाँ, पोटेशियम और सोडियम के केस में आप बोल सकते हो। हाइड्रोजन के बबल्स बनते हैं। यहाँ क्या होता है कि हाइड्रोजन के बबल्स बनते हैं। ये जो बबल्स होते हैं ये कैल्शियम के सरफेस पे जाकर के चिपक जाते हैं, जिसके कारण कैल्शियम जल में तैरने लगता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। निम्न में कौन कली चूना या बिना बुझा हुआ चूना या क्विक लाइम है? आपसे एग्जाम में पूछ देगा कली चूना या फिर बिना बुझा हुआ चूना या फिर क्विक लाइम, इन सब का एक ही अर्थ है कैल्शियम ऑक्साइड, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। कली चूना जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है और यहाँ पर जल है, ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बनता है बुझा हुआ चूना। इस बुझे हुए चूना को ही हम लोग भगड़ा चूना बोल देते हैं, इसी को हम लोग स्लैक्ट लाइम बोल देते हैं। तो इन सब का एक ही अर्थ है और वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इनमें से सभी हमारा आंसर हो जाएगा। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर डैश प्राप्त होता है। आपके पास क्या है? शुष्क बुझा हुआ चूना है, मतलब आपके पास है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन ये क्या है, एकदम ड्राई है, पानी बिल्कुल भी नहीं है इसमें। अब यहाँ क्या होता है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर का मतलब यही हुआ कि क्लोरीन गैस के साथ यहाँ पर अभिक्रिया करवाया जा रहा है। तो एक प्रोसेस होता है हेसेन-क्लेवर प्रोसेस, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखलाया गया है एक हेसेन-क्लेवर प्लांट, ठीक है। हेसेन-क्लेवर प्लांट में यहाँ पर देखो दिखलाया गया है कि ये कुछ सिलेंडर्स लगे होते हैं, इसमें देखो स्लैक्ट लाइम को डाला गया, यानी कि भकड़ा चूना को डाला गया, या फिर बोल दो बुझा हुआ चूना को डाला गया, और ये क्या ड्राई है, एकदम शुष्क है।
यहाँ पर देखो डाला गया है। ये जो शाफ्ट होता है या फिर बोल दो यहाँ पर जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो ये घूम रहा होता है, ये घूम रहा होता है। और यहाँ नीचे देखो, यहाँ से भेजा गया क्लोरीन गैस को। ये क्लोरीन गैस जो है ऊपर पहुँचती है, ऊपर पहुँचने के बाद इस भखरे चूने के साथ रिएक्ट करती है। ये भखरा चूना जो है इस वाले सिलेंडर से होकर के इस वाले सिलेंडर में आएगा, फिर इस वाले सिलेंडर में आएगा, और यहाँ क्लोरीन गैस के साथ भी रिएक्शन चालू है। फाइनली हमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर, जो कि यहाँ से बाहर आएगा। तो औद्योगिक रूप से ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण जो है इसी प्रकार से होता है, हेसन क्लेवर प्लांट से होता है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है कि हमने शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करवाया और ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किया, इस प्रोसेस को बोलते हैं हेसन क्लेवर प्रोसेस। यहाँ प्लांट की जगह पर प्रोसेस बोल दोगे तो वो हमारी एक पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, हेसन क्लेवर प्रोसेस। तो ब्लीचिंग पाउडर हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। डैश गैस प्रवाहित करने पर बुझे हुए चूने का विलयन दुधिया हो जाता है। इस बार क्या हुआ कि हमारे पास बुझा हुआ चूना है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इस बार ये ड्राई नहीं है, इस बार क्या है, ये पानी के साथ है। जैसे कुछ ऐसा मान लो कि एक कंटेनर है, उसमें कुछ पानी है और उसमें आपने क्या डाल दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। उसमें आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, तो यहाँ पर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब क्या होगा, इसमें आप क्लोरीन गैस, माफ करना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसमें अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भेजो तो ये जो पूरा आपका विलयन है ना, ये हो जाएगा दुधिया, मिल्की हो जाएगा एकदम। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी गैस प्रवाहित करने पर बुझे हुए चूने का विलयन दुधिया हो जाता है, तो आंसर आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्यों हो जाता है ये पूछ दे तो आपका आंसर कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण ये दुधिया हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम है, चूना पत्थर भी बोलते हैं, चौक भी बोलते हैं, संगमरमर भी बोलते हैं। इन सब में से कुछ भी पूछ दे, रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट ही होगा। तो इनमें से सभी। कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये इसका फॉर्मूला है। इसका इस्तेमाल किया जाता है शोषक पदार्थों के रूप में, जल शोषक पदार्थों के रूप में, यानी कि ड्राइंग एजेंट के रूप में, ड्राइंग एजेंट के रूप में। जैसे आप मान लो कि ये कोई बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स को मैंने कर दिया बंद, इस बॉक्स को मैंने कर दिया बंद। जब मैंने बॉक्स को बंद किया तो यहाँ पर कुछ एयर भी है, जो कि एयर ट्रैप हो चुकी है। यहाँ पर जो वायु है वो यहाँ पर फंस चुकी है। इसमें वाटर वेपर्स भी होंगे, यानी कि कुछ नमी भी इसमें प्रेजेंट होगी। कहने का मतलब यहाँ पर जलवाष्प भी मौजूद है। अभी क्या है, यहाँ पर जलवाष्प है, इस एयर के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे कैल्शियम क्लोराइड। हम यहाँ पर डाल देंगे कैल्शियम क्लोराइड। जब हम कैल्शियम क्लोराइड को यहाँ पर डालेंगे तो जो भी नमी यहाँ पर उपस्थित है, यानी जो भी जलवाष्प यहाँ पर उपस्थित है, उन सारे जलवाष्प को ना ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। कहने का मतलब ये हुआ, अब जो यहाँ पर एयर है वो बिल्कुल ही क्या है, ड्राई है। तो ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मकानों को सफ़ेदी करने में ये इसमें किसका इस्तेमाल होता है, इसमें इस्तेमाल होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अभी दिवाली का टाइम आया, ठीक है, दिवाली का टाइम आया तो क्या होगा, पूरे देश में लोग क्या करते हैं, अपने घरों की पेंटिंग करवाते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दुकान से खरीद कर लाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, फिर क्या करते हैं, वो पानी लेते हैं, इसमें डाल देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। उसके बाद यहाँ पर बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही दीवारों पर लगाया जाता है, यानी इसी से दीवारों पर पोचाड़ा किया जाता है। मे भी आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने खुद से किया होगा। ये वाइट कलर का होता है, अभी ज़्यादा वाइट नहीं होता है। जब आप दीवारों पर पोचाड़ा करते हो तो वो ज़्यादा वाइट नहीं होता है उस समय, लेकिन हाँ 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जो दीवार जो होती है वो बिल्कुल ही वाइटिश हो जाती है, एकदम चमकदार हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमने उस पर लगाया, वो जो एयर में प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ अभिक्रिया करके बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो अभी आपने सवाल देखा कि कौन सी गैस है जो प्रवाहित करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन दुधिया हो जाता है, उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन था, हमने दीवार पर लगा दिया, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो मौजूद थी ये इससे रिएक्ट करती है और वहाँ पर फॉर्मेशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसके कारण जो परत है वो चमकदार दुधिया हो जाती है। दीवारों पर जो परत है वो चमकदार और दुधिया हो जाती है।
तो यही कॉन्सेप्ट लागू होता है जब हम चूने को पानी में डालकर मिला करके उसको दीवारों पर लगाते हैं। तो मकानों को सफ़ेदी करने में इसका इस्तेमाल होता है। कपड़ों की धुलाई में इस्तेमाल होता है ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम CaOCl2 और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। सी हमारा आंसर हो जाएगा। विरंजक चूर्ण बोले तो ब्लीचिंग पाउडर, रासायनिक सूत्र CaOCl2, रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। निम्न में कौन कैल्शियम का लवण नहीं है, यानी कि इनमें से कौन है जो कैल्शियम सॉल्ट नहीं है? सबसे पहले आप यहाँ पर देखो नीचे, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट कहने का मतलब ये हुआ, हेमी का मतलब आधा और हाइड्रेट यानी कि जल के अणु, तो यहाँ पर आधा जल का अणु जो है जुड़ा हुआ है। तो यह कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और यहाँ पर है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, इसे बोलते हैं जिप्सम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CSO4.12H2, जिप्सम का CSO4.2H2, रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। और कैल्शियम क्लोराइड तो आपने देखा ही, CaCl2। धावन सोडा ये क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O, तो ये सोडियम सॉल्ट है। तो हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आपने ये तो देखा ही होगा, अगर किसी की हड्डी टूट जाती है तो वापस से उस हड्डी को उस स्थान पर सही तरीके से बैठाने के लिए, सेट करने के लिए सपोर्ट के तौर पर उस पर पट्टी लगाई जाती है और उस पट्टी पर एक लेप भी लगाई जाती है। ये लेप होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या हुआ कि पानी मिलाया, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ना CaSO4.12H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसमें हम क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं। पानी मिलाने के बाद इस पर हम लगा देते हैं इस पट्टी के ऊपर। धीरे धीरे ये जो है लेप ये ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। हमने यहाँ पर क्या करा था, पानी मिलाया था। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये कन्वर्ट होने लगता है जिप्सम में, जो यहाँ पे लिखा हुआ है CaSO4.2H2O। यहाँ पर हम पानी कितना मिलाएंगे, 1/2H2O। तो ये चीज़ आपने देखा होगा कि हम लेप लगाते हैं और धीरे धीरे ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो कभी अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो कि हेमीहाइड्रेट किसके केस में है, मतलब कैल्शियम सल्फेट तो दोनों में होता है तो ठीक है, लेकिन हेमीहाइड्रेट किस में है, डाईहाइड्रेट किस में, इसमें होता है कन्फ्यूजन। तो बस आप ये वाला केस याद कर लेना कि हम करते क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो पाउडर होता है उसमें पानी मिलाते हैं। पानी मिलाने के बाद हम उसको लेप के तौर पर लगाते हैं और फिर वो धीरे धीरे ड्राई होकर के जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। तो पानी किस में ज़्यादा होगा ये बताओ? डाईहाइड्रेट में जल के 2 अणु, हेमीहाइड्रेट में जल का आधा अणु। तो पानी किस में ज़्यादा होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में या जिप्सम में? हमने पानी किस में मिलाया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस में मिलाया था, तब जाकर के जिप्सम बना था। तो पानी ज़्यादा होगा जिप्सम में, क्योंकि पानी मिलाने पर जिप्सम बना था और पानी पहले से कम था प्लास्टर ऑफ पेरिस में, तभी हमने उसमें पानी मिलाया था। तो इस तरह से आप जो है रिलेट करके ध्यान में रख सकते हो। हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। वापस यहाँ देखो एक और अभिक्रिया है कि हम जिप्सम को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो हमने पानी मिलाया था, इस बार क्या होगा, गर्म करेंगे तो पानी कुछ वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास वापस से मिल जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है, यानी कि जो CaSO4.12H2O है, ये वाइट कलर का पाउडर है जो जल मिलाने पर यह डैश बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। तो जल मिलाने पर हमें क्या मिलता है, कैल्शियम सल्फेट। यहाँ पर 3/2 होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या था, अच्छा 1:1/2 है ना, ठीक है। यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3/2, यहाँ पर भी 3/2, ठीक है, 3/2 H2O। तब जाकर के हमें यहाँ मिलेगा CaSO4.2H2O। तो जल मिलाने पर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है, ये जिप्सम है। बी हमारा आंसर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थित रखने के लिए, सही है, मूर्तियों के बनाने में, मूर्तियों के निर्माण में, जिप्सम के निर्माण में, तो इनमें से सभी। विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2 कागज और कपड़ों के विरंजन में, निसंक्रामक के रूप में यानी कि डिसइंफेक्टेंट के रूप में, जल में जो सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया, वायरसेस, इन सारी चीज़ों को मारने के लिए, जर्म्स को मारने के लिए विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल होता है। प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में, तो इनमें से सभी।
जब हम ब्लीचिंग पाउडर को, जैसे मान लीजिए कोई पानी है, उस पानी को हमें क्या करना है, शुद्ध करना है, हमें उसमें जो जर्म्स वगैरह है उसको मारने हैं। तो पानी में जैसे ही हम इस ब्लीचिंग पाउडर को मिलाते हैं तो यहाँ से क्या है कि क्लोरीन गैस रिलीज होती है, क्लोरीन गैस रिलीज होती है, और क्लोरीन का यूज किया जाता है, क्लोरीन का यूज किया जाता है वाटर प्यूरिफिकेशन में, जल के शुद्धिकरण में। तो जो हम बोलते हैं ना कि ये व्यंजक चूर्ण निसंक्रामक रूप में काम करता है, तो वो क्लोरीन के कारण ही ऐसा काम करता है। आपने क्लोरीनेशन सुना होगा कि हम वाटर में क्या करते हैं, पानी में क्लोरीन को ऐड करते हैं, इसे हम क्लोरीनेशन बोलते हैं। ये हम ऐड इसलिए करते हैं ताकि जो जर्म्स वगैरह होते हैं उन्हें मार दें। तो जब हम ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं तो यहाँ से क्लोरीन गैस ही उत्पन्न होती है। तो फाइनली एक तरह से ये क्लोरीनेशन का काम आगे चल करके होने लग जाता है ब्लीचिंग पाउडर के मिलाने पर। कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन, कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन से बनता है कैल्शियम हाइड्राइड, इसी को हम लोग हाइड्रोलिथ भी बोलते हैं। तो ये ग्रे पाउडर होता है, ग्रे कलर का। अगर ये प्योर फॉर्म में है तो वाइट होता है। पानी के साथ बहुत ही तेज़ी के साथ अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर उत्पन्न होती है। इसका इस्तेमाल भी CaCl2 की तरह ड्राई एजेंट के रूप में होता है। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी ये काम करता है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है तो आसानी से हाइड्रोजन देकर के रिड्यूस कर सकता है। इसी को हम लोग हाइड्रोलिथ भी बोलते हैं। तो ये हमारा आंसर। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से डैश गैस उत्पन्न होती है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। एसिटिलीन बोले तो इथाइन, इथाइन को हम लोग एसिटिलीन या फिर एसिटाइलिन बोलते हैं। फार्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। आपने कार्बाइड सुना होगा, ठीक है, ये कैल्शियम कार्बाइड है। फार्मूला होता है CaCa2। इस कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल होता है, हो सकता है आपने देखा भी होगा या फिर आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने यूज भी किया होगा। अब जिनके पास आम का पेड़ है, दूसरे फलों के पकाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन आम के सीज़न में इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। जब आम का सीज़न होता है तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जिनके पास पेड़ पर बहुत सारे आम हैं वो कच्चा आम को तोड़ लेते हैं और कार्बाइड डाल करके उसको पका लेते हैं और मार्केट में उतार देते हैं, ताकि जितना पहले हम मार्केट में आम लेकर के आएंगे प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ देखो कार्बाइड का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पेपर में क्या है, कार्बाइड है, ये इसके बीच में डाल दिया जाता है जिससे कि आम जल्दी से पके। तो कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल जो है कच्चे फलों को पकाने में भी होता है। कैल्शियम कार्बाइड फॉर्मूला होता है CaCa2, माफ़ करना CaC2 और जल के साथ अभिक्रिया करके एसिटाइलिन गैस यहाँ पर रिलीज होती है। नाइट्रोलियम या इसी को बोलते हैं कैल्शियम साइनामाइड, नाइट्रोलियम या फिर कैल्शियम साइनामाइड का उपयोग किया जाता है। इसका इस्तेमाल होता है खाद के रूप में। तो C हमारा आंसर हो जाएगा, खाद के रूप में। टूथपेस्ट बनाने में प्रयोग किया जाता है। टूथपेस्ट बनाने में इस्तेमाल होता है कैल्शियम, ये नहीं, कैल्शियम फॉस्फेट, ये हमारा आंसर। Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट। इसका इस्तेमाल टूथपेस्ट में होता है और हमारी जो हड्डियाँ होती है वो इसी कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। इसमें कैल्शियम भी है और फॉस्फोरस भी है। सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम या फिर सिंपली सुपर फॉस्फेट भी कहा जाता है। ये बहुत ही फेमस क्या है, खाद है, ठीक है, दुनिया में ये बहुत ही फेमस एक खाद है। तो यह जल में घुलनशील है, ये सही है, जल में घुलनशील है। ये एक बहुत ही अच्छा उर्वरक है, फर्टिलाइजर है। यह फॉस्फोराइट नामक खनिज और जानवरों की हड्डियों से बनाया जाता है। तो ये सारे स्टेटमेंट जो है ये सही है, ठीक है। जल में घुलनशील है तो जल में ये आसानी से घुल जाता है। पौधे जब जल को ग्रहण करते हैं तो उसके साथ ये फर्टिलाइजर भी उनके बॉडी के अंदर चला जाता है। तो काफ़ी ये वर्ल्ड फेमस फर्टिलाइजर है। तो हमारा आंसर यहाँ पर D हो जाएगा। ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। दूध में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। दूध में ये तीनों ही तत्व जो है बहुत ही भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा है कैल्शियम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लोहा नहीं के बराबर होता है, लोहा के लिए दूध कोई अच्छा सोर्स नहीं है। कैल्शियम मुख्य अवयव है हड्डियों का, अंडे के छिलके का, शंख का, इनमें से सभी। ये जो अंडे के छिलके हैं, एग के, ये सारे जो शेल्स हैं टूटे फूटे जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये भी बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के। ये आपका स्नेल है, इसका जो आप यहाँ पर शेल देख रहे हो ये भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। और हड्डियों के बारे में मैंने अभी आपसे कहा कि कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 का होल ट्वाइस। तो सारे में आपको कैल्शियम दिख रहे हैं। तो कैल्शियम मुख्य अवयव है इनमें से सभी का। इनमें से किस धातु का निष्कर्षण विद्युत अपघटन द्वारा नहीं किया जाता है?
तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, इन सब का कम से कम आप ध्यान में रखो। इन सब के निष्कर्षण के लिए इनके धातु से किया जाता है इस्तेमाल विद्युत अपघटन का, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस का, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाया जाता है। लोहा का इस्तेमाल नहीं होता है, लोहा के निष्कर्षण में विद्युत अपघटन का इस्तेमाल नहीं होता है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। आपने देखा था इसके लिए ब्लास्ट फर्नेस का इस्तेमाल हुआ था, उसमें कोक एज ए ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में और एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम किया था। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम कोक लेते हैं ईंधन के तौर पर और उसको गर्म करते हैं लोहे के अयस्क को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे। तो ये हमारा कैल्शियम धातु के ऊपर एक महत्वपूर्ण वीडियो था। यहाँ पर यह समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर भी आप जरूर करना। थैंक यू सो मच।